औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपको फाल्कन गवादर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे नया जो प्रोसीजर है कि किस तरह हमने गवादर में रजिस्ट्री, ट्रांसफ़र, इंतकाल या अराज़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी है। चाहे वो अराज़ी हो या चाहे वो प्लाट हो, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो ख़ास तौर पर मैं अराज़ी को आज ज़्यादा डिस्कस करूँगा रजिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि अभी लाजिम हो गया है कि आपको लैंड यूज़ सर्टिफिकेट लेना है जीडीए से, उसके बाद आपकी रजिस्ट्री होगी। तो इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि आने वाले वक्तों में अभी आपके नाम पे गवादर में ज़मीन या प्लाट किस तरह आपके नाम पे मुंतकिल होगा और उसका क्या प्रोसीजर होगा और आपको क्या क्या करना होगा, आपके लिए क्या क्या फ़वाइद हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं तफसील से आपको अर्ज़ करने लगा हूँ। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकान को लाजिम प्रेस फरमा लें ताकि आने वाले वक्त में गवादर के हवाले से जो हम वीडियोस बनाएं वो आसानी से आप तक पहुंचती रहें और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। आइए चलते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। गवादर में पहले ये होता था कि आपने रजिस्ट्री करवानी है, आप अपनी फ़ीसें भरें, स्टाम्प पेपर निकलवाएं और जो फ़र्द है वो अपना लें या जिसको आप कहते हैं गोशवारा, वो आप लेते हैं और रजिस्ट्री का प्रोसेस मुकम्मल करके आप बयान करवा लेते हैं। सेलर और परचेज़र को सामने बिठा के उनकी तस्वीरें बनती हैं और रजिस्ट्री मुकम्मल हो जाती है। तो ये पहले का प्रोसीजर था। लेकिन अभी ये है कि अभी लैंड यूज़ सर्टिफिकेट आपने लाजिम लेना है और उसको आपने अटैच करना है रजिस्ट्री के साथ। उसके बाद ज़मीन आपके नाम पे मुंतकिल होगी गवादर में। लैंड यूज़ सर्टिफिकेट क्या है, इसकी क्या अहमियत है और इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह आपको लैंड यूज़ सर्टिफिकेट मिलेगा जीडीए से, तो ये पूरा प्रोसीजर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्योंकि डीसीओ साहब ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन निकाला है और उसी नोटिफिकेशन को मैं आपको स्क्रीन पे दिखा के और उसी पे समझाऊंगा कि ये प्रोसीजर किस तरह होगा और आने वाले वक्तों में आपको उसके क्या फ़वाइद हैं। क्योंकि इसमें अखबार इश्तिहार भी देना है आपने हर सूरत, और फिर उसके बाद रेवेन्यू अमले को मौके पर मौजूद होना है और सेलर को मौके पर मौजूद होना है या सेलर के नुमाइंदे को मौजूद होना है। तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये आने वाले वक्तों में कोई अगर डिस्प्यूट्स होने हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस प्रोसीजर के ज़रिए डिस्प्यूट्स का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो जीपीएस के मौके पर जीडीए का नुमाइंदा लेगा, उसके साथ आपकी जो लैंड यूज़ होगा यानी वो किस कैटेगरी में फ़ॉल करता है रकबा, वो भी आपको सर्टिफिकेट में लिखा हुआ मिलेगा। और फिर रेवेन्यू अमला मौके पर मौजूद होगा, वो ततीमा उसका बनाएगा, रकबे का ततीमा बना के आपको देगा और आपके खाते को मुकम्मल जुदा कर देगा। किसी को आपके खाते में आने वाले वक्त में किसी तौर पर भी मुदाखलत की गुंजाइश बाकी नहीं बचेगी और आपकी जो लैंड है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है गवादर में, वो इंतहाई सेफ़ है, बल्कि मुकम्मल सेफ़ है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इस पर बात करता हूँ। आप देख सकते हैं जो सर्टिफिकेट है लैंड यूज़ के हवाले से वो किस तरह हम ले सकते हैं, उसका तरीक़ाकार आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और उर्दू में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा मैं उर्दू में पढ़ दूँ, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने वाले कम होते हैं और हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है ना वो उर्दू से वाकफ़ियत रखते हैं, तो मैं उर्दू में पढ़ूँगा। सेल डीड या म्यूटेशन की रजिस्ट्रेशन में दिलचस्पी रखने वाले तमाम अफराद जीडीए ऑफिस जाएंगे, मामूली फ़ीस जमा कराएंगे और जीडीए के अमले के साथ ज़मीन के कोऑर्डिनेट लेंगे। यानी मौके पर जाएंगे और उनके साथ जीपीएस होगा, जीडीए का अमला होगा, वो अपने जीपीएस से कोऑर्डिनेट लेंगे जिसके साथ ज़मीन की मालूमात मिलती है कि ये ज़मीन कौन से इलाके में मौजूद है और इसकी लोकेशन कहाँ बनती है। कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद जीडीए ज़मीन के इस्तेमाल का सर्टिफिकेट देगा जिसमें सड़कों या बंद रकबा या किसी मुजव्ज़ा सड़क वगैरह के बारे में इसकी मुकम्मल तफसीलात शामिल हैं। जीडीए को बग़ैर किसी ताख़ीर के ज़मीन के इस्तेमाल का सर्टिफिकेट फ़राहम करना चाहिए। तो आगे आप देखें,
ज़मीन के इस्तेमाल का जारी करदा सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार या तहसीलदार के सामने पेश किया जाएगा, जो टैक्स और ड्यूटियों का तयन करेगा। डीसी रेट्स और एफबीआर रेट्स में से जो भी ज़्यादा हो उसका इतलाक़ हो जाएगा, यानी उस हिसाब से आपकी रजिस्ट्री की फ़ीसें भरी जाएंगी और आपकी रजिस्ट्री का प्रोसेस मुकम्मल होगा। आगे आप देखें, ख़रीदार को ये यकीनी बनाना चाहिए कि कोऑर्डिनेट यानी जीपीएस के से जो पॉइंट्स लेते हैं उस वक्त बेचने वाला शख्स यानी जो ज़मीन आपको बेच रहा है वो या उसका कोई नुमाइंदा साइट पर यानी मौके पर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि वो रकबे को जानता है बेहतर तरीके से कि ये मेरा रकबा है, ये मेरा बंद है, ये मेरा हिस्सा है। तो उस हिसाब से जो है ना वो जो रेवेन्यू का अमला है या जीडीए के लोग हैं वो सही तरह से कोऑर्डिनेट ले सकेंगे और आने वाले वक्त में भी कोई किसी तरह का मसला आने का चांस नहीं होगा। फिर उसके बाद टैक्स या ड्यूटी से बचने के लिए किसी भी गलत मालूमात या हक़ाइक़ के मुबहम होने की सूरत में रजिस्ट्री या म्यूटेशन को मनसूख किया जा सकता है। ये ऐसे ही मेरे ख्याल में लिख दिया जाता है, वरना ऐसे तो नहीं होता कि जो ज़ाहिर फ़ीस बताई जाएगी उस हिसाब से फ़ीस भरी जाएगी, तो इसमें इस तरह का कोई चांस होने का इम्कान ही नहीं है, इस तरह का कोई मामला होने का इम्कान ही नहीं है। तो उसके बाद ज़मीन के इस्तेमाल के सर्टिफिकेट में ज़मीन की तमाम तफसीलात मास्टर प्लान के मुज़मरात और नुकात पर मुश्तमिल होना ज़रूरी है। यानी ज़मीन का जो सर्टिफिकेट है उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि ये कौन मास्टर प्लान के कौन से हिस्से में है, कौन सी कैटेगरी है, और जो इसका पॉइंट्स हैं, ये नुक्ते हैं, वो भी बयान होने चाहिए। यानी हॉरिज़ॉन्टली वर्टिकली जो इसके जो पॉइंट्स आ रहे होते हैं जीपीएस पर, वो भी उस पर लिखना ज़रूरी है, ताकि आने वाले वक्त में अगर किसी और जीपीएस से भी आप चेक करना चाहें तो उन्हीं पॉइंट्स के ज़रिए, कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए आप चेक भी कर सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सही हैं या गलत हैं। आने वाले वक्तों में भी वो कोऑर्डिनेट्स तब्दील नहीं होते। ज़मीन के इस्तेमाल के सर्टिफिकेट और हद बंदी का तरीक़ाकार बयक वक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि ज़मीन का मालिक और रेवेन्यू अमला ख़रीदार और जीडीए के अमला का साथ हो। यानी सर्टिफिकेट और हद बंदी एक ही वक्त में हो सकती है, क्योंकि मौके पर उस वक्त रेवेन्यू का अमला भी मौजूद होगा, जीडीए का अमला भी मौजूद होगा। तो अगर वो ज़मीन का मालिक भी मौजूद है या उसका कोई नुमाइंदा मौजूद है तो ये दोनों एक ही जगह पे हो सकते हैं। हद बंदी का जो यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये आपको ततीमा मिलता है या आपका खाता जुदा होता है तो उसको ही हद बंदी आप कह सकते हैं, या मौके पर जो डिमार्केशन होती है, जो पिलर वगैरह लगाए जाते हैं, उसको भी आप हद बंदी कह सकते हैं। कोई भी कम्पैक्ट टुकड़े या सड़क के किनारे पर वाक़ है, साइज़ के कता नज़र उसको सड़क के सामने वाली ज़मीन तस्वुर किया जाएगा। इस हिसाब से टैक्स या ड्यूटी लगाई जाएंगी। यानी अगर कोई रकबा आपका बड़ा रकबा है, उसको जो रोड है वो लग रहा है, चाहे फ्रंट थोड़ा है या ज़्यादा है, इसके कता नज़र वो तमाम जो ज़मीन है उसको रोड फ्रंट तस्वुर किया जाएगा। इसका मतलब ये है यानी जो पीछे रकबा है उसको भी रोड फ्रंट की वजह से उसकी अहमियत बढ़ रही है, तो इस वजह से जो लैंड यूज़ है उस हिसाब से उसको बताया जाएगा। अगर पीछे वाला रकबा कोई रोड से बाहर जा रहा है तो मेरे ख्याल में ये ज़रूर इससे इसका कोई फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि अगर वो पीछे वाले जो पॉइंट्स हैं वो रकबा बड़ा है और आगे कमर्शियल कैटेगरी आ रही है, पिछले वाली साइड पर इंडस्ट्रियल कैटेगरी है, तो फिर वो जो पीछे वाली कैटेगरी है वो इंडस्ट्रियल तस्वुर होगी और मेरे ख्याल में उसको शायद हो सकता है वो फ्रंट में भी कम्पैक्ट ना किया जाए। लेकिन ये है कि यहाँ इसी तरह लिखा हुआ है तो मैं वो अल्फाज पढ़ रहा हूँ। तो ये है बेसिकली वो पॉइंट्स जो प्रोसीजर है लैंड यूज़ सर्टिफिकेट का। जी दोस्तों, आगे है रजिस्ट्री इंतकाल या जिसको म्यूटेशन कहते हैं, उस हवाले से हम बात करते हैं कि म्यूटेशन के जो प्रोसीजर है वो किस तरह होगा और उसके क्या तरीक़ाकार होंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पर एक प्लान आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ये वो तरीक़ाकार है जो सेल डीड को रजिस्ट्रेशन करने का मरहला आता है, तो ये यानी रजिस्ट्री, तो वो किस तरह होगी। तो ये मैं आपको उर्दू वाला जो पोर्शन है वो ही पढ़ के सुनाता हूँ।
मास्टर प्लान एरिया में ततीमा के बगैर कोई रजिस्ट्रेशन म्यूटेशन नहीं किया जा सकता, यानी रजिस्ट्री भी नहीं हो सकती ततीमा के बगैर, और कोई इंतकाल जो डायरेक्ट इंतकाल हो जाता था वो भी नहीं होगा। GPS वाले दुरुस्त नुकात की बुनियाद पर मुनासिब हदबंदी करेंगे। तो फिर उसके बाद आप आगे देखें, लिखते हैं रेवेन्यू अफसर ख़रीदार और बेचने वाले के साथ ज़मीन का दौरा करेगा और कंप्यूटर से तैयार करदा साइट प्लान के साथ फ़ोटोग्राफी के सबूत मुंसलिक किए जाएंगे। साइट प्लान में ज़मीन का इस्तेमाल, मौज़ा, सड़कें अगर कोई हो तो उस नुकात के साथ दिखाना चाहिए। यानी अगर कोई रोड फ्रंट आ रहा है तो वो भी दिखाना चाहिए, रोड फ्रंट से पीछे है तो वो भी दिखाना चाहिए, और साथ फिर ये भी लाजिम है कि जो साइट पर आप गए हुए हैं तो उसको फ़ोटो भी बनाएं और फ़ोटो भी मुंसलिक करें। तो ये जो साइट प्लान है वो भी बनाएं और साथ जो ज़मीन के फ़ोटो हैं, पिक्चर्स हैं, वो भी बनाएं और वो भी रजिस्ट्री के साथ मुंसलिक किए जाएंगे। तो उसके बाद आगे कहते हैं मुश्तरका खाता की सूरत में या तो खाता तकसीम किया जाएगा या ततीमा या हदबंदी सर्टिफिकेट पर शेयर होल्डर की मुनासिब तौसीक की जाएगी। यानी अगर कोई खाता मुश्तरक है तो उसको तकसीम कर दिया जाएगा। अगर तकसीम फौरी तौर पर जो अमल है वो ततीमा का है, ततीमा जारी कर दिया जाएगा। या हदबंदी सर्टिफिकेट अगर कोई खाता शरीक आपस में एक दूसरे के साथ मुतमईन है तो फिर ये है कि उनका आपस में एक एग्रीमेंट हो जाएगा और सारे लोग इस चीज़ की तौसीक कर देंगे कि हमें कोई इतराज़ नहीं है अगर यहाँ पर ये रकबे की लोकेशन आ जाए और यहाँ पर इस तरफ ये रकबा फ़लाँ सेलर परचेज़र को दे दे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो उसकी भी तौसीक होनी चाहिए, यानी कोई स्टाम्प पेपर या कोई बयान हल्फी या इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर देनी चाहिए। और फिर उसके बाद अगर आगे देखें तो कहता है कि मुस्तकबिल में किसी तनाज़ा की सूरत में रेवेन्यू अमला ज़िम्मेदार नहीं होगा। यानी अगर आने वाले वक्तों में कोई इस तरह का मसला होता है तो रेवेन्यू अमला इसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। हालांकि मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू अमला इसका ज़िम्मेदार है, क्योंकि रेवेन्यू अमला मौके पर मौजूद है और मौके पर वो सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं या ततीमा जारी कर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर रेवेन्यू अमला उसका ज़िम्मेदार है। उनके दस्तखत से वो सारे डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं। लेकिन जो लिख दिया गया मैंने पढ़ के आपको सुना दिया है। ख़रीदार को ज़मीन की दुरुस्त मुस्तनद हदबंदी के बगैर बेचने वाले को कुछ भी अदा नहीं करना चाहिए। यानी जो ख़रीदार है वो हदबंदी वगैरह देख ले, बेचने वाले को से पहले सारी मालूमात ले ले कि कौन सी जगह है और कौन सी साइट आ रही है, कौन सी लोकेशन है, यानी कौन सी कैटेगरी है, तो ये सारी मालूमात ले, उसके बाद आपस में डील करें। तो फिर उसके बाद आगे कहते हैं कि अगर किसी भी सूरत में सेल डीड या म्यूटेशन का इश्तिहार देना ज़रूरी है, यानी आपकी चाहे सौदा शॉर्ट टर्म पे हुआ है या लॉन्ग टर्म पे, यानी आपने कोई उधार पे रकबा बेचा है, कुछ अरसे के लिए बेचा है, हर सूरत में अखबार में इश्तिहार आना चाहिए। तो उसके बाद फिर जो है ना वो अगर कोई रोड फ्रंट है तो वो भी अखबार में मेंशन करना और ज़मीन की जो कैटेगरी है वो भी मेंशन करना ज़रूरी है। रजिस्ट्री और इंतकाल ज़मीन की मुकम्मल तफसीलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, जिसमें ज़मीन के इस्तेमाल, हदूद, खसरा नंबर और खाता नंबर, कतई नुकात, हदूद अरबा शामिल हैं। हदूद अरबा होता है यानी मगरिब क्या है, मशरिक़ क्या है, शुमालन क्या है, जनूबन क्या है। इसको हम शर्कन, गरबन, शुमालन, जनूबन भी रेवेन्यू ज़बान में कहते हैं। ये भी मेंशन होना चाहिए रजिस्ट्री या इंतकाल में, ताकि उसकी मुकम्मल जो मालूमात हैं वो दर्ज हो सकें। उसके बाद हदूद अरबा के नुकात के साथ हाथ से बनाया गया नक्शा फ़र्द पटवार या फ़र्द सरकार का हिस्सा होना चाहिए। यानी जो पटवारी साहब है मौके पर गया, उसने अपने हाथ से एक नक्शा बना लिया मौके पर जाकर, तो जो गोशवारा जारी करेगा या जो फ़र्द जारी करेगा तो उसके साथ ये जो हाथ से बना हुआ नक्शा है ये भी उसके साथ शामिल होना चाहिए। तो फिर आपके आके रजिस्ट्री या इंतकाल आपका मुकम्मल होगा। ख़रीदार को एक मिल्कियती सर्टिफिकेट पर दस्तखत करना होंगे कि वो ख़रीदी हुई ज़मीन पर उसके कब्ज़े में है, और बेचने वाला भी इसकी तौसीक करेगा कि इस लेन देन के हवाले से कुछ भी बादवलता। ये वैसे आम तौर पर भी म्यूटेशन डीड में लिखा होता है, या जो हम सेल डीड तैयार करते हैं उसमें लिखा होता है कि जो बेचने वाला है उसने अपनी जगह लेने वाले के हवाले कर दी है, और लेने वाला कहता है मैंने अदायगी इसको कर दी है,
और में हमारा कोई लेन देन बाकी नहीं है। जी दोस्तों, आगे आप अगर देखें तो ये आपको नज़र आ सकता है, मैं उर्दू में पढ़ूँगा। अगर रेवेन्यू स्टाफ के सामने कब्ज़े का सर्टिफिकेट दुरुस्त तरीके से तौसीक नहीं किया गया तो म्यूटेशन रजिस्ट्री मंजूरी नहीं दी जाएगी। यानी ज़ाहिर रेवेन्यू का अमला मौके पर मौजूद होगा और कब्ज़े का सर्टिफिकेट भी होगा, तौसीक भी हो चुकी होगी, तो ज़ाहिर है वो रजिस्ट्री और इंतकाल मंजूर होगा। तो आगे कहते हैं तमाम सब रजिस्ट्रार और तहसीलदार तमाम सेल डीड्स, म्यूटेशन और डिमार्केशंस के बारे में अगर कोई हो तो हफ्तावार रिपोर्ट पेश करेंगे। ये इनका एक डायरी होती है, उसमें जो है ये अपने पास रिपोर्ट करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, दर्ज करते रहते हैं। तो ये सारी जो रिपोर्ट है ये मौजूद होती है तहसील ऑफिस में। फिर उसके बाद आगे कहते हैं कि रेवेन्यू स्टाफ की जानिब से म्यूटेशन और सेल डीड के इंदराज के इस तरीक़ाकार की किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में उसके खिलाफ सख्त अदबी कार्रवाई शुरू की जाएगी। यानी अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है इस हवाले से, क्योंकि म्यूटेशन गलत बन गई, सेल डीड गलत बन गई, या उसकी जो इंदराज है उसमें कोई गलत इंदराज हो गया, तो फिर इसका जो खिलाफ तादीबी कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ की जाएगी जो कि वो रजिस्ट्री तैयार करवा रहा है या उसमें वो चीज़ें दर्ज कर रहा है, यानी गलत मालूमात दे रहा है। तो ज़ाहिर गलत मालूमात तो नहीं होगी, ज़ाहिर जो रकबा है वो जिसका सौदा हुआ है तो ज़ाहिर उसी हिसाब से चीज़ें दर्ज होंगी, तो गलत हो ही नहीं सकती। फिर उसके बाद कहते हैं हर ख़रीदार को डीसी रेट की जांच और तस्दीक करनी चाहिए। वो रेवेन्यू स्टाफ को शामिल किए बग़ैर तमाम वाजबात ख़ुद जमा करा सकता है। ये असल बात है कि जो डीसी रेट हैं या जो एफबीआर के रेट्स हैं, वो सारी मालूमात जो है ना वो लेके और तमाम ज़ाहिर है वो पहले सबसे पहले देखते हैं कि कितना रेट है, रजिस्ट्री के कितने टोटल अखराजात आ रहे हैं, जिससे भी रजिस्ट्री वो तैयार करवा रहे हैं। मसलन आप हमारे ऑफिस में तैयार करवाते हैं तो ज़ाहिर है हम आपको मुकम्मल तफसीलात देंगे कि ये आपके जो रेट्स हैं स्टाम्प पेपर के ये हैं और एफबीआर इसमें इतना लग रही है, या फिर इसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो इतना है, और इसमें जो बल्दिया की और बाकी जो फ़ीसें हैं वो इतनी हैं। तो जो टोटल अखराजात हैं वो हम ख़रीदार को बता देंगे, ख़रीदार उस हिसाब से अपनी अदायगी करेगा और बाकी सारी जो मालूमात लेके इंशाअल्लाह ताला उसकी रजिस्ट्री तैयार करके उसके हवाले की जाएगी। सेल डीड या म्यूटेशन से मुतालिक तमाम सरकारी वाजिबात ट्रेजरी में अदा होने के बाद म्यूटेशन या सेल डीड दर्ज और मंजूर किया जाएगा। ज़ाहिर है जब तक बैंक में फ़ीसें पे नहीं होगी तो अल्टीमेटली तो वो रजिस्ट्री या इंतकाल नहीं हो सकते, और इसी तरह होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है और इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आने वाले वक्तों में उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया गया ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट मुकम्मल तौर पर महफूज हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। तो अगर आपको काविश पसंद आई है तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब फरमा लें। अगर अभी तक आपने नहीं फरमाया, बेल आइकान को लाजिम प्रेस फरमा लें ताकि आने वाले वक्त में गवादर के हवाले से जो हम मालूमाती वीडियोस बनाएं वो आसानी से आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।